अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की सजा के बाद तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से मुल्क में सियासी बहस जोरों पर है। क्या इमरान खान और फैज हमीद के ट्रायल के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल तश्कील दिया जा रहा है? क्या नए ट्रायल के लिए इमरान खान अडयाला जेल से अटक जेल मुंतकिल किए जाएंगे? नवाज शरीफ, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और दीगर कौन सी अहम शख्सियात इमरान खान और फैज हमीद के खिलाफ बतौर गवाह पेश हो सकती हैं? इस मुतालिक आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बड़ा इंकशाफ करते हुए कहा कि मुल्क में अभी भी फैज हमीद की बाकियात मौजूद हैं जो इमरान खान को एक बार फिर इक़्तिदार में लाने की साजिश कर रही हैं। ताहम फैज हमीद की तरह उन नासिर को भी कटहरे में लाया जाएगा। सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाना एक मुनज़्ज़म मंसूबे का हिस्सा था जिस पर अमल दरामद फैज हमीद की निगरानी में हुआ। इमरान खान को आज भी जो साजिशी अनासर जो है इमरान खान को प्रॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे के सारे बीज जो है वो फैज़ ने बोए हुए हैं। और ये मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ, ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। पाकिस्तान के दुश्मनों का एहतसाब किया जाएगा। जो लोग अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपने ओहदों के लिए मुल्क को दाव पे लगा देते हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। चाहे उन्होंने वर्दी पहनी हो फैज की तरह या वास्कट और चपली पहनी हो पिशौरी जो है इमरान खान की तरह, ये लोग कल भी पाकिस्तान के साथ इन्होंने दुश्मनी की है। और खुदा न खास्ता इनका एहतसाब जो है इनको अंजाम तक न पहुंचाया गया तो ये पाकिस्तान के जो है हक में जो है तो खैर के लिए साबित नहीं होगी। सिविलियन के साथ साथ मुल्क की अस्करी क़यादत भी अदम इस्तेहकाम और तकसीम की कोशिशों के खिलाफ यकजुबान दिखाई दे रही है। इस सिलसिले में आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दो टोक मौक़िफ़ सामने रखते हुए कहा कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा, तकसीम पैदा करने वाली कुव्वतों से जरूर निपटा जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन के दौरे किए, जहां खिताब करते हुए उनका कहना था पाक फौज अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस, इंतहा पसंदाना नजरियात और कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली तकसीम पसंद कुव्वतों से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का कहना था कि जंग में तेजी, दुरुस्तगी, हालात का बरवक्त इदराक और फौरी फैसला साजी बुनियादी तकाजे हैं। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया कि पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी तमाम चैलेंजेस, हाइब्रिड मुहिम्मात और इंतहा पसंदी से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। फील्ड मार्शल की जानिब से मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाने वाली कुव्वतों को खबरदार करने का मौक़िफ़ न सिर्फ अहम है बल्कि उसकी टाइमिंग इसलिए भी ज्यादा कुलीदी है क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपने इदारे में भी खुद एहतसाबी की मिसाल कायम करके दिखा दी है। यानी साबिक DG ISI फैज हमीद की सजा के बाद अब क्या होगा? एक इदारे की जानिब से खुद एहतसाबी की मिसाल कायम किए जाने के बाद क्या अब किसी दूसरे इदारे की बारी होगी? क्या इस सजा के बाद 9 मई वाक़यात के मुकदमात भी मंतकी इंजाम को पहुंचेंगे? और क्या इस फैसले के तनाजुर में इमरान खान की सियासी इनिंग्स खतरे से दो चार हो सकती है? ये वो सूरत हाल है जो इस वक्त मुल्क के सियासी मंजरनामे का अहाता कर रही है। क्योंकि जनरल फैज को सुनाई गई सजा को कई रोज हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत हो या मुक़्तदरा के करीब समझे जाने वाले सियासी कायदीन सबके सब इस सजा के बाद के सनसनीखेज सियासी मंजरनामे से मुतालिक दावे कर रहे हैं। मुक़्तदरा के करीब समझे जाने वाले सियासी रहनुमा जनरल फैसल वाउडा तो फैज हमीद को इमरान खान के लिए मजीद खतरात का बायस करार दे रहे हैं, जिनके मुताबिक वो न सिर्फ इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे बल्कि आने वाले दिनों में साबिक जजों के खिलाफ भी एक्शन होगा। अब फैज हमीद जा रहे हैं एविडेंस देने, सबूत और गवाही देने इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के हवाले से और एज प्राइम मिनिस्टर जो उनको वो हिदायत देते थे। तो उसके बाद तो जो शिकंजा है वो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द तंग हो जाएगा। फिर इसके अंदर जिन्होंने बेरहमी से इंसाफ की कुर्सियों में बैठे कलम चलाए थे मुल्क दुश्मनी के लिए, वो सब इन सब के आगे घेरा तंग होगा। ऐसे सब लोगों को टहरे में लाया जाएगा। तहरीक इंसाफ फिलहाल तो फैज हमीद की सजा से खुद को लाताल्लुक करती दिख रही है और इस कार्रवाई को इदारे का अंदरूनी मसला करार दे रही है। ताहम सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक इस सजा के कुछ न कुछ नताइज तहरीक इंसाफ को भी भुगतने जरूर होंगे, जिसका कुछ न कुछ इशारा ISPR की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के आखिरी पैराग्राफ में भी मिलता है। तहरीक इंसाफ पहले ही अपनी बका और तंजीम नौ की जद्दोजहद में मसरूफ दिखाई देती है। गुज़िश्ता रोज पार्टी ने अपनी सियासी कमेटी असर नो तश्कील दे दी है, जिस पर भी एक नया तनाज़ा खड़ा होने का अंदेशा है। इमरान खान की हिदायत पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने 23 नुकाती सियासी कमेटी का ऐलान किया है। इसमें हैरानकुन तौर पर साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा साबिक सदर आरिफ अलवी, शहरियार अफरीदी, मुराद सईद,
अली मोहम्मद खान को कमेटी से आउट किया जाना भी इंतहाई मानीखेज समझा जा रहा है, गो कि इस नई कमेटी में यकीनी तौर पर कराना मौक़िफ़ रखने वाले चंद रहनुमाओं को शामिल नहीं किया गया। तहम मुफाहमत और मुसालहत की बात करने वाले अली मोहम्मद खान और मुक़तदरा के करीब समझे जाने वाले अली अमीन गड्डापुर को दूर रखना सियासी हलकों की नज़र में एक सरप्राइज है। इस मुतालिक अली मोहम्मद खान ने खुद भी एक्स पर तफसीली बयान जारी करते हुए नई सियासी कमेटी को कबूल तो किया है, लेकिन अहम रहनुमाओं को बाहर किए जाने पर तनकीद भी की है। अपनी पोस्ट में उनका कहना था कि इल्म नहीं कि इस नाजुक वक्त में सियासी कमेटी को खत्म करने की जरूरत क्यों पेश आई और क्यों और किसने बानी पीटीआई को सियासी कमेटी खत्म करने का मशवरा दिया। उन्होंने मजीद लिखा कि वो ये जरूर कहेंगे कि जिन लोगों को बानी ने खुद चुन चुन कर सियासी कमेटी का हिस्सा बनाया था, उनकी अक्सरियत को बैक जुम्बश कलम निकालना सियासी दानिशमंदी नहीं। अली मोहम्मद खान ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को बज़ाहिर चैलेंज देते हुए कहा कि अवाम को कमेटी कमेटी के खेल में कोई दिलचस्पी नहीं, उनको सिर्फ अपने लीडर की रिहाई चाहिए। इसलिए अब आप बानी पीटीआई और दीगर असीरान की रिहाई के लिए अमली इक़दाम कीजिए। तहरीक इंसाफ को तंजीमी तब्दीलियों के साथ साथ शदीद माली बहरान का भी सामना हो गया है। इस मुतालिक पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने अरकान पार्लियामेंट को खत लिखा है, जिसमें पार्टी फंड्स के लिए हंगामी ताउन की अपील की गई है। खत में कहा गया है कि हर MNA, MPA और सेनेटर अपनी तनख्वाह का 10% जा माहाना 50,000 रुपए पार्टी फंड में जमा करवाए। सियासी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी महाज पर भी चैलेंजेस का सामना है, जब आज पीटीआई से वाबस्ता वकला बरादरी को बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप को शिकस्त हुई और वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ के हिमायत याफ्ता एहसन भून ग्रुप को कामयाबी हासिल हुई। दिलचस्प बात यह है कि इन इंतखाबात में पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी हिस्सा ले रहे थे और वो कामयाब भी हो गए। ताहम उन्होंने ये वार्निंग भी दी थी कि इंसाफ वकला फोरम का कोई वकील किसी मुखालिफ ग्रुप को वोट देगा तो वह गद्दार करार पाएगा। इन तमाम मामलात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज कामयाब तो नहीं हो सकी। 11 में से 3 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रुप को मिली हैं, जबकि 8 सीटें जो हुकूमती ग्रुप है उससे मिली हैं। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर साफी तर्जकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी साहब भी। बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शामी साहब, क्या समझते हैं आप? आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि अभी भी कुछ साजिशी अनासर मौजूद हैं सिस्टम के अंदर जो इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। वज़ीर दिफा का ये खदशा आपको कितना दुरुस्त लगता है कि वाक़तन सिस्टम में ऐसे लोग मौजूद हैं जो खान साहब को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं? वो तो खान साहब को जेल से बाहर भी नहीं निकाल पा रहे, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं, कोई यानी ऑर्डिनरी वर्कर नहीं है, तो उनको इस तरह की बातें करने की बजाय कुछ सबूत पेश करने चाहिए। उनको क़यास आराइयाँ करने का या अफवाहें उड़ाने का या बेपरकी चलाने का तो कोई हक हासिल नहीं है। उनको चाहिए कि जो बात करें वो दलील से करें, शवाहिद से करें, सबूत से करें। ऐसे लोग मौजूद हैं, उनकी निशानदेही करें, और अगर निशानदेही नहीं कर सकते तो फिर खामोशी इख्तियार करें। सही। काज़मी साहब, आपको क्या लगता है ये कौन सी बाक़ियात हो सकती हैं फैज़ अमीन साहब की जो सिस्टम में मौजूद हैं और वो खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में लाने की साजिशें भी कर रही हैं और वज़ीर दिफा को मालूम है ये सारा कुछ? देखिए, शामी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अगर कोई ऐसे अनासिर मौजूद हैं तो इनके बकौल इमरान खान साहब यानी हुकूमत के बकौल एंटी स्टेट हैं, रियासत मुखालिफ हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं। अगर कोई ऐसी कुव्वतें इस वक्त सिस्टम के अंदर बैठी हुई हैं जो एक मुल्क मुखालिफ, रियासत मुखालिफ बंदे की हेल्प कर रही हैं, तो वजीर दिफा को तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए उन पर मुकदमात दर्ज करें, उनके नाम पूरी कौम के सामने रखें कि ये कौन लोग हैं जो सिस्टम के अंदर बैठ के इमरान खान साहब की सहूलतकारी कर रहे हैं। तो देखें, इस तरह के बयानात ऑपोजिशन में देना अच्छा लगता है कि सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, जब आप खुद सिस्टम का हिस्सा हों। और ये कोई पहला मौका नहीं है। जो वजीर दिफा है, कुछ अर्सा पहले उन्होंने ये चीज भी कौम के साथ शेयर की कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स की जमीनें खरीदी जा रही हैं ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से पुर्तगाल में, और बड़ी यहाँ पे करप्शन हो रही है। तो ये सारी चीजें तो आपने खत्म करनी है, हुकूमत आपके पास है। तो अगर कोई सिस्टम में ऐसा है तो उसको एक्सपोज करें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये शामी साहब, ये जो कुछ चमगोइयाँ चल रही हैं कि कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल जो है वो तश्कील दिया जाएगा खान साहब के और फैज़ अमीन साहब के ट्रायल के हवाले से, और ये भी बातें चल रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब भी आएंगे उसमें गवाही देने के लिए, उसमें बाजवा साहब भी गवाही देने के लिए आ सकते हैं। आपके पास क्या इत्तला और आपका तज्जिया क्या है कि ये मामला किस तरफ जाएगा? जो आखिरी पैराग्राफ है प्रेस रिलीज का, जो सियासी नासर की तरफ इशारा भी कर रहा है, कि किस तरफ जाएगा मामला? देखिए, ये बड़े हसास मामलात हैं और फौजी लीडरशिप इसमें इन्वॉल्व है, फौज का पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। तो मेरा ख्याल इसमें कोई हमें अंदाजे लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें इंतज़ार करना चाहिए। जब भी जो भी सूरत हाल होगी,
जब वाज़े तौर पर ऐलान होगा, अदम इस्तेहकाम उस वक्त खत्म होगा जब सियासतदानों के दरमियान एक वसी तर इत्तफाक राय हो, वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने पर तैयार हों और एक रूल्स ऑफ द गेम जो है उनके मुताबिक अपनी सियासत का खेल खेलें। अगर वो एक दूसरे के दर पर रहेंगे, उनके वर्कर्स एक दूसरे से उलझते रहेंगे और वो अदारे जो हैं उनकी तौकीर भी नहीं करेंगे, तो फिर अदम इस्तेहकाम तो रहेगा। अदम इस्तेहकाम की ज़रूरत है, लेकिन वो जो है एक वसी तर कंसेंसस के बगैर, और ये अदम इस्तेहकाम दूर नहीं होगा और इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा। ये कोई गमले का पौधा नहीं है कि आपने यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया। ये तो वो बीज है जो मिट्टी में बोया जाता है और फिर उसको वो वहां से उसकी कॉम्प्लें यानी आती हैं और फिर उसको फल लगते हैं, फिर फूल लगते हैं। अदर काज़मी साहब, आपको क्या लग रहा है अब सियासी हालात किस तरफ जाएंगे? तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्ती मजीद बढ़ेगी? जो हम एक सीरीज ऑफ इवेंट्स देख रहे हैं, जो बयानात सामने आ रहे हैं, उनको अगर हम अहाता करें उस सब का, अब मजीद आप इमरान खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ती देख रहे हैं, या चूंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक रवैया जो है वो बदला है, मस्बत वहाँ पर तब्दीली भी देखने को मिली है, किस तरफ आपको हालात जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर्टिकुलरली तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को लेकर? देखिए, मसला ये है कि जब आपके पास कोई सिस्टम के अंदर गुंजाइश हो, कुछ खोने को हो, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर निगोशिएट भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने लिए मज़ीद गुंजाइश पैदा करें। तो जब आजकल मैं ये सुनता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के लिए सख्तियाँ हो जाएँगी, इस सिस्टम में उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, तो पहले क्या उनके लिए कोई गुंजाइश है? इमरान खान साहब का मुकदमात जो हैं, वो जिन अदालतों में चल रहे हैं, क्या वो आम अदालतें हैं? देखिए ना, अब कहा जाता है उनका मुकदमा उस अदालत भेज दिया जाएगा, उधर भेज दिया जाएगा। अभी भी जिस तरीके से मुकदमात चलाए जा रहे हैं, वो जेल के अंदर हैं। कभी कोई वुकला जाते हैं, कभी वो नहीं जा सकते, कभी मुलाकात होती है, कभी नहीं होती। फिर क्या कहा जा रहा है, पीटीआई पे पाबंदी लग जाएगी। पीटीआई है किधर है? तो मसला ये है कि आप जब उनको कुछ थोड़ी-सी गुंजाइश उनके लिए पैदा करेंगे, तो फिर शायद उनको भी नज़र आए कि इसमें हम क्या हासिल कर सकते हैं। जब आपने इतनी सख्ती कर दी कि इमरान खान साहब को पहले ही 2-3 मुकदमात में सज़ाएँ हो चुकी हैं, उनकी अहलिया भी जेल के अंदर हैं, तो फिर इसमें बाकी उनके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा जो आजकल कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उनके ऊपर सख्तियाँ मज़ीद हो जाएँगी। भाई, इसके बाद गुंजाइश बची कोई नहीं है। तो वो तो सही। सब कुछ पहले कर चुकी है हुकूमत जो वो करना चाहते थे। तो ये जो अब आगे तहरीक इंसाफ का रवैया बदला है, उस वाले से आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमती रवैये में तब्दीली आएगी काज़मी साहब के? जो सख्ती की बात हो रही थी, जो मुख्तलिफ गवर्नर राज, पीटीआई बैन करने की बातें, उन चीज़ों में आपको लग रहा है कि अब जो है डिले हो जाएगा मामला या टल जाएगा फिलहाल? चूँकि तहरीक इंसाफ की आप देखें ना, सियासी कमेटी भी जो उन्होंने तश्कील दी है, उसमें हॉक्स निकाल दिए हैं। अल्दो पार्टी के अंदर कुछ जो अलीमा खान साहबा का जो एंटी ग्रुप था, वो भी लोग निकाले गए हैं, पार्टी से छांटी किए गए हैं सियासी कमेटी से। और इसके अलावा भी कोई वहाँ से कॉल नहीं आ रही इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने की, जो एक बहुत ज़्यादा एक वाइडर एक बात होती थी कि सुहेल अफरीदी को लाए इसलिए गया है कि वो इस्लामाबाद की तरफ एक और यलगार करेंगे, चूँकि अली बिन गन्नापुर उससे जो है वो इख्तराज बरत रहे थे। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, वो जो पॉलिटिकल कमेटी है, जहाँ तक हॉक्स की बात की जाए तो सोहेल अफरीदी तो उस भी पॉलिटिकल कमेटी में हैं। जुनैद अकबर साहब भी उसी पॉलिटिकल कमेटी के अंदर हैं। दीगर भी बहुत सारे लोग उस पॉलिटिकल कमेटी के अंदर हैं। उसमें उनका ये है कि जितने ओहदेदारान थे, अगर कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई सूबाई सदर है, कोई ओहदा रखता है, उसको शामिल किया गया है। और उसके अलावा फिर अचकज़ई साहब को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को भी शामिल किया गया है। तो ये कहना इस वक्त कि क्या उनका रवैया कोई तब्दील होगा, वो एहतजाज की बात नहीं करेंगे, वो फिलहाल मुझे कबल अज़ वक्त लगता है, टू बी ऑनेस्ट। इसलिए कि हुकूमत की जानिब से भी कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर आप मुलाकात करवा देते हैं सियासी रुफ़का की, मिसाल के तौर पे असद कैसर साहब हैं, दीगर ऐसे लीडरान हैं जो एक इस किस्म का मतलब बयानिया रखते हैं कि वो नहीं चाहते कि कॉन्फ्रंट्रेशन हो। बैरिस्टर गौर साहब हैं, क्या हुकूमत उनकी मुलाकातें करवा रही है? तो ये डिपेंड करेगा कि हुकूमत का क्या रवैया है। अगर हुकूमत भी सियासत करेगी, सियासत के ज़रिए चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेगी, और जिस तरह शुरू में शामी साहब फरमा रहे थे, मैं 100% एग्री करता हूँ। इस्तेहकाम इंतज़ामी मामलात के ज़रिए नहीं आता, नहीं तो दुनिया में हर कोई आईनी तरमीम करता और लिख देता कि आज से मुल्क में इस्तेहकाम हो गया। इस्तेहकाम तब आएगा जब आप सियासत को जगह देंगे, सियासत की गुंजाइश पैदा करेंगे। अगर आज शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत हो चुकी होती, वो खान साहब से जेल से मिल के आते, तो क्या वो इस किस्म का बयान देते कि मुल्क के अंदर इस तरह की हैजानी कैफियत पैदा होती? तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ से ये फैसला करना पड़ेगा कि चीज़ों को किस तरफ लेके जाना है। कोई एक फरीक इस वक्त चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकता। अच्छा शामी साहब, ये फिर आपको क्या क्या लग रहा है कि मौजूदा हालात में सियासी तलखी मजीद बढ़ेगी? क्योंकि वैसे तो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो रिएक्शन एंटिसिपेट किया जा रहा था, उसके बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी टोन ज़रा थोड़ी सी डाउन की है।
वहाँ एक मुफाहिमाना जो है वो सोच जो है वो सामने नजर आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इस्लामाबाद की तरफ यलगार या चढ़ाई वाली बातें जो हैं वो उस तरह के बयानात नहीं आए। दो पिछले हफ्ते भी एक जलसा था पेशावर में, कल को हाट में एक जलसा होने जा रहा है, लेकिन कॉल वहाँ से ऐसी कोई नहीं आ रही कि इस्लामाबाद की तरफ आना है, चढ़ाई करनी है। तरीके साथ सियासी रास्ता इख्तियार करने की बात कर रही है। समझते हैं आपके इससे जो सियासी टकराव के हवाले से जो अंदेशा था, जो खदशात थे, वो मजीद फिलहाल टल गए? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है उसने भी बड़ी गलतियां की हैं और उसने एक वादे लाएमल इख्तियार नहीं किया, या ये कहिए कि इमरान खान साहब ने उसको मौका ही नहीं दिया। उनकी मदाखलत होती रही कदम कदम पर। उसकी वजह से जो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो अपने आप को असर्ट नहीं कर सकी। क्योंकि देखें, जो मकालमा है या बातचीत है, उससे उससे तो हम आगे मामलात को आगे बढ़ाएंगे ना। जहाँ तक कानूनी मामलात का ताल्लुक है, उसे आप अदालतों पे छोड़ दें। मुकदमे जो अदालतों में लोग लड़ते रहेंगे अपने, लेकिन अदालतों से बाहर तो माहौल जो है उसको खुशगवार करना चाहिए। और ये तहरीक इंसाफ को इसमें बड़ा सरगर्मी से किरदार अदा करना होगा, वरना उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पहले बहुत नुकसान हुआ है, मजीद नुकसान होगा, और उसका नुकसान जो है हमें हैसियत मुल्क के और कौम के भी हमें खमेजा भुगतना पड़ेगा। और ख़ुद जो साहबान इक़्तिदार हैं वो भी उससे मुतासर हुए बगैर नहीं रहेंगे। तो इसलिए मजमूई तौर पर सूरत हाल को बेहतर करना अब सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन शामी साहब, हुकूमत तो कहती है, हुकूमती लोग तो कहते हैं कि हमारे ऊपर अब कोई दबाव ही नहीं रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। वो कहते हैं बातचीत मुकालमा तब करें, तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर तब लेकर आएँ जब हमारे ऊपर कोई प्रेशर हो। वो कह रहे हैं आपको प्रेशर ही नहीं रहा, ना तहरीक इंसाफ का, ना किसी और जगह से, कि PTI के साथ हमें नेगोशिएट करना पड़े, बातचीत करनी पड़े, मुफाहमत करनी पड़े। वो तो कह रहे हैं कि हमें तो ये स्टेटस को सूट कर रहा है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी ग्रिप जो है सिस्टम के ऊपर मजीद मजबूत होती जा रही है। देखिए, PTI अभी एक सूबे पे उसकी हुकूमत है, कौमी असम्बली में और सेनेट में वो अपोजिशन बेंचेस उसके पास हैं, और पंजाब असम्बली में वो हुकूमत के बाद सबसे बड़ी जमात है, अपोजिशन उसके पास है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? उसका तो सिस्टम में एक बड़ा भारी भरकम वजूद मौजूद है। अपोजिशन को निगेट करके आप कैसे कह सकते हैं कि हर तरफ खैरियत होगी? तो अपोजिशन के अपने हकूक हैं। एक अपोजिशन के तौर पर उसको किरदार अदा करने का हक होना चाहिए, उससे मामलात भी होने चाहिए। तो अगर आप कहें कि नहीं, अपोजिशन जो है ये तख्ता नहीं उलट सकते, आप ये उनको ये कह रहे हैं, मुश्ताइल कर रहे हैं कि वो तख्ता उलटने की बातें करें। तख्ता उलटने की बातें जो हैं ये कोई किसी जमहूरी अमल में किसी को ज़ेब नहीं देती। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये अपोजिशन को तस्लीम करना ये हुकूमत का बुनियादी फरीज़ा होता है, और अपोजिशन पर लाजिम है कि हुकूमत को तस्लीम करे और ताल्लुकात कार जो है दोनों के दरमियान कायम हो। सही है। तो काज़मी साहब, ऐसे में आपको लग रहा है कि कोई मुफाहमती दौर जो है वो शुरू हो सकता है? इस तरफ हालात जाएंगे या स्टेटस को चलेगा जो हुकूमत को सूट कर रहा है ऐसे ही? नहीं, मुझे फिलहाल लगता नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ख्वाहिश तो सबकी हो सकता है, हुकूमत की भी हो, तहरीक इंसाफ की भी हो, लेकिन जो ज़मीनी हकायक हैं उसमें मुझे लगता नहीं है कि कुछ चीज़ें ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जिस किस्म की तरामीम की गई वो भी हमारे सामने है, लेकिन हुकूमत को ये लगता है कि अगर इस वक्त मुफाहमत होगी तो शायद उनके लिए सिस्टम में गुंजाइश कम हो जाए, और तहरीक इंसाफ वालों को शायद ये लगता है, खान साहब को ये लगता है कि अगर हम मुफाहमत की बात करेंगे तो शायद उन लोगों को ये लगे कि हम कोई डील कर रहे हैं और हमारा जो वोटर सपोर्टर है वो हमसे मुतनफर ना हो जाए। तो वो कैच 22 जैसी सिचुएशन है, लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर नुकसान किसका हो रहा है? आम बंदे का नुकसान हो रहा है। एक हुकूमत तो जो इस वक्त हुकूमती उसमें शामिल है सेटअप के अंदर, पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें, वो तो खुद बड़े इनसिक्योर हुए हैं कि हुकूमत के पास सीटें पूरी हो गई हैं, कौमी असम्बली के अंदर नंबर गेम उनकी पूरी हो गई है, सादा अक्सरियत के लिए हम इर्रेलेवेंट होते जा रहे हैं। तो वो तो खुद बड़े फिक्र मानने में जा रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो इररेलेवेंट होगी। वो इस हुकूमत का हिस्सा है। ना ही हुकूमत शहबाज शरीफ साहब ये चाहेंगे या नून लीग ये चाहेगी कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत से अलहदा कर दिया जाए, क्योंकि अगर कोई आगे भी इन्होंने आईनी तरमीम वगैरह करनी है, 28वीं आईनी तरमीम का जिक्र होता है, नए सूबों का जिक्र होता है, तो उसमें आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। तो पीपल्स पार्टी का तो उसमें किरदार होगा। हाँ, ये जरूर है कि ग्राउंड रियलिटीज ऐसी हैं कि हुकूमत को ये नजर आता है कि हमारी जो पॉपुलैरिटी है शायद उसमें उस तरह इजाफा नहीं हो रहा, और पीपल्स पार्टी को भी ये खदशात हैं कि शायद हमारा वोटर सपोर्टर भी पसंद नहीं करता कि हम नून लीग के साथ चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका, और मुजीबर रहमान शामी साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने तज़किया मुलाहिज़ा किया अतर काज़मी साहब का और शामी साहब का, जिनका कहना है कि हालात की बेहतरी के लिए अभी भी हुकूमत को कोशिशें करनी होगी। ये समझ करके तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो गई है, अब उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये हुकूमत की एक बड़ी गलती होगी। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कि अब
हुकूमत के पास आइंदा करने को क्या है तहरीक इंसाफ के मामले को लेकर, और अपने गवर्नेंस को मजीद बेहतर बनाने के लिए तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी, इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए बात करेंगे मजीद ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, आने वाले दिनों में हुकूमत पीटीआई के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन लेगी? चूँकि प्रेस रिलीज के आखिरी पैराग्राफ में बड़ा वाज़ेह था कि कार्रवाई होगी, मजीद तहकीकात होंगी, और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल कोहाट में जलसा किया जा रहा है और इस जलसे में आइंदा का लाएअमल सामने आ सकता है। पिछले हफ्ते पेशावर वाले जलसे में कोई वाज़ेह लाएअमल सामने नहीं आ सका था और बड़ी तब्दीलियाँ भी पीटीआई ने अपने रैंक एंड फाइल के अंदर की हैं। और आज जो ख्वाजा आसिफ का बड़ा इंकशाफ था कि अभी भी कुछ अनासिर मौजूद हैं कि जो फैज़ हमीद की बाक़ियात हैं और वो इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। ये कौन से अनासिर हैं, इस पर हुकूमत का जवाब भी लेंगे और तरीके साथ से उसकी हिकमत अमली के बारे से भी जानेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनरल अफनानुल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं शफी जान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अफनान साहब, पहले तो ये बता दें, आपके और हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बड़ा इंकशाफ किया है कि अभी भी फैज़ हमीद साहब की बाक़ियात मौजूद हैं और वो इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाना चाहती हैं। ये कौन सी बाक़ियात है? वज़ीर दिफा को तो इन चीज़ों का ज़्यादा इल्म होगा, तो ये कौन लोग हैं ये जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जब ये प्रोजेक्ट इमरान खान बनाया गया था तो वो एक जो जो शुरू में इनकी सोच थी वो यही थी कि लॉन्ग टर्म एक जो है वो एक अलायंस होगा, और उसके लिए इन्होंने बहुत सारी जगहों पे अपने लोग प्लेस किए थे। फिर जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी इन्होंने प्लेस किए थे, जुडिशरी में तो सारी थे, मेजॉरिटी इन्हीं की थी। तो वो और भी जगहों पे ताकतवर हल्कों में इनके जो है वो लोग मौजूद थे और हैं अभी भी कुछ जगहों पे। तो वो उनकी ख्वाहिश अभी भी है कुछ लोगों की कि जो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को वापस लाया जाए। और ये मतलब फैज़ हमीद साहब जो है अभी ये एक बंदे हैं, इसके अलावा और भी मेरा ख्याल है जब तहकीकात होंगी तो मजीद और लोग भी सामने आएंगे। शफी जान साहब, आपको भी कोई उम्मीद पैदा हुई है ख्वाजा आसिफ साहब के बयान से कि कुछ लोग ऐसे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं जो कि खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहते हैं? ये अलग बात है कि वो उनकी जेल में जो मुश्किलात हैं या जेल से उनकी रिहाई के वाले से तो कुछ कोशिशें वो लोग कर नहीं सके जिनकी बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये कौन लोग हो सकते हैं जिनसे आपको भी एक उम्मीद पैदा हो गई होगी कि वो खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहते हैं? शुक्रिया समर साहब। मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और अभी तक इनको इमरान खान का खौफ खाए जा रहा है। हमें कोई उम्मीद नहीं है, हमें सिर्फ उम्मीद है तो पाकिस्तान की अवाम से है। हमें उम्मीद है तो पाकिस्तान के जो सिस्टम है, जो इन्होंने जिसका बेड़ा गर्क करके रख दिया, लेकिन अभी भी हमें पाकिस्तान की जमहूरी जो एक अमल है उससे उम्मीद है। ये जो जिनसे उम्मीदें लगाए इन्होंने बैठे हुए हैं। तो ये देखें, जहाँ तक फैज़ हमीद साहब की बात है, फैज़ हमीद साहब की बात के बारे में हमारी बड़ी क्लियर स्टैंडिंग है, बड़ा क्लियर स्टांस है। क्योंकि इदारे का जनरल था, इदारे ने कार्रवाई की, इदारे ने कोर्ट मार्शल किया, 15 महीने इदारे ने ही कार्रवाई की और इदारे ने उनको सजा दी। अभी तक उनका फैसला बाहर नहीं आया, अभी तक एक सफ़ा भी किसी ने नहीं पढ़ा कि किस तरीके से कौन गवाह पेश हुए, किस तरीके से उनको सजा हुई। हम उसके इंतजार में हैं ताकि कोई फैसला बाहर आए, उनको रीड आउट किया जाए। और जिस तरीके से ये चीजें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप ये कह रहे हैं कि इदारे ने किया, इदारे का बंदा था, इदारे ने सजा दे दी, तो फिर आप फैसले में और बाकी चीजों में क्यों आप इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं कि कितने गवाह थे, कौन लोग पेश हुए? क्योंकि इसलिए ताकि ये चीजें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ मोड़े जा रही हैं। आपने फैसल वाउडा की प्रेस टॉक भी देखी होगी, मीडिया टॉक उनको फॉलो भी किया होगा। वो अब इमरान खान साहब का नाम ले रहे हैं कि ये चीजें वहाँ मजीद दायरा कार बढ़ेगा। लेकिन नून लीग तो सारे मामले को जो है वो सिर्फ फैज हमीद साहब तक और इमरान खान तक महदूद रखना चाह रही है। गालिबन इस सारे मामले में अभी तक वो नाम नहीं ले रहे बाजवा साहब का या किसी और किरदार का। क्या वजह अफनान साहब, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने इतनी तफसीली गुफ्तगू की, उन्होंने भी जिक्र नहीं किया जनरल बाजवा साहब का या किसी और किरदार का। इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब की गुजरांवाला की स्पीच हो, उसमें उन्होंने बड़ा खुलकर जिक्र किया था 2021 वाली में फैज हमीद साहब का, जनरल बाजवा साहब का। अभी भी आपकी पार्टी के लोग बात करते हैं, लेकिन जनरल बाजवा साहब वाला जिक्र अब बीच में से गोल करना शुरू कर दिया नून लीग ने। क्या वजह है इसकी? नहीं, देखिए, बहुत दफा जो है वो जनरल बाजवा का जो है नाम हमारी पार्टी के लीडरान ने लिया है, अभी माजी करीब में भी लिया गया है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। हम ये समझते हैं कि जो भी पहले तो आप लेते रहे हैं, लेकिन फैज हमीद साहब की सजा के बाद नून लीग ने उनका नाम लेना बंद कर दिया है। नहीं, हम ये समझते हैं कि देखें, ये जो भी इसका आउटकम है ट्रायल का
उस आउटकम के बाद जो है वो जो भी उसकी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बनता है उसकी तहकीकात की जाए, और जो जो लोग हैं, जो जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उन तमाम लोगों को लाया जाए और उनको सज़ा दी जाए। बेशक चाहे वो जनरल बाजवा क्यों ना हो, चाहे वो कोई साकिब निसार क्यों ना हो, गुलजार क्यों ना हो, जो भी हो, कोई इमरान खान क्यों ना हो या कोई और सियासतदान क्यों ना हो। क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि आप मुल्क के अंदर जो है वो एक कू करने की कोशिश करें, आप मुल्क के अंदर तख्ता उलटने की कोशिश करें ताकत के जोर के ऊपर, आप जो है वो मुल्क के तनसीबात की के ऊपर हमला करें और इस तरह की जो है वो कॉन्स्पिरेसी करें। ये कोई तरीका तो नहीं है ना। इस तरह शुक्र है अल्लाह का कि बच गया मुल्क, वरना ये तो सिविल वॉर हो जाती है इस मुल्क के अंदर, अगर ये इनके जिस डगर पे ये चल पड़े थे, अगर उसके ऊपर ये इनको कामयाबी मिल जाती। तो ये जो है ये किसी सूरत भी हुकूमत को, किसी भी हुकूमत को काबिल कबूल नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल फैज़ जो है वो पीटीआई के मिलिटेंट विंग को चलाते थे। वो पीटीआई के एक बहुत जो है वो ऑपरेशनल मामलात उनके हाथ में थे, और इस बात की जो एक्सेप्टेंस है वो पीटीआई की लीडरशिप ने ली हुई है, इन हारिस रऊफ साहब ने ली हुई है और बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है। उनका इनके जो है वो कांटेक्ट में थे और उनसे वो बातचीत करते थे, इंस्ट्रक्शंस लेते थे। तो ये तो तमाम मामलात जो है वो देखने पड़ेंगे ना। वो तमाम मामलात की क्यों जो है वो बार आपकी बार मुल्क पार्टी के तो अंदर कहती है इंतशार कि फैलाया गया। आपकी पार्टी तो कहती है कि मियां नवाज शरीफ को निकालने में भी सब उनका किरदार था, वही सारे मामले के आर्किटेक्ट थे। तो मियां नवाज शरीफ साहब भी उनका जिक्र कई मरतबा कर भी चुके हैं। तो कल को अगर ट्रायल चलता है तो उसमें मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे गवाही के लिए, और क्या आप समझते हैं कि बाजवा साहब को भी आना चाहिए गवाही देने के लिए, या फिर उन्हें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल जो जो देखें, ये तो अब तहकीकात होंगी, जब नाम निकलेंगे तो तब जो है वो मामला सारा सामने आ जाएगा। और मेरा ख्याल है जो लोग भी इसके अंदर हैं उनको जो है वो कोर्ट में आना चाहिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब माजी में भी कोर्ट में बहुत दफ़ा पेश हुए हैं, वो दोबारा भी हो जाएंगे। और अगर जनरल बाजवा साहब का नाम आता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अगर वो अपने हक में आके बात करना चाहते हैं, जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने आ जाए। क्योंकि देखिए तहकीकात तो अब होंगी, अब ये तो पता चलेगा ना कि किस तरह जो है वो मुल्क का पूरा निज़ाम जो है इसको ऊपर नीचे कर दिया गया, किस तरह जो है वो आरटीएस को बिठाया गया, किस तरह ये पूरा का पूरा ये जो सही। एक प्रोजेक्ट इमरान खान लगाया गया। आप देखें कि ठीक। टीवी चैनल्स के ऊपर सब कुछ बंद करके अपना एडवर्टाइजमेंट्स बंद करके सारे टाइम पे इनका जो है इमरान खान साहब के धरनों को चलाया ठीक है। जाता था। तो किसने इसको फंड किया? तो ये शफी जान तमाम साहब, चीजें आपके आनी लिए तो चाहिए बड़ी सामने। ये फिक्रमंदी की बात है कि ये जो बता रहे हैं सेनेटर साहब, ये तो एक लंबा चौड़ा जो है एक नया मामला पीटीआई के लिए खुलने जा रहा है, खान साहब के लिए खुलने जा रहा है। आपकी तो मुश्किलात जो है वो कम होने के बजाय मजीद बढ़ती दिखाई दे रही हैं। समर साहब, इस पे मैंने कल भी बात की और हम बड़े क्लियर है इस बारे में। अगर ये चीजें हमारी तरफ मोड़ी जाती है या इमरान खान साहब को इस केस में इन्वॉल्व किया जाता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस केस में, इस प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व किया जाता है, तो हम ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार हैं। हम अपनी प्लानिंग भी कर रहे हैं और हम बड़ा क्लोजली इसको वॉच कर रहे हैं, क्योंकि इनकी नीयतें जो है वो एहतिसाब से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को इस केस में इन्वॉल्व करने के हैं। आप इनके वफाकी वज़रा के बयानात देख लें या फैसल वाडा साहब की बातें देख लें या फिर इवन ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, वो इमरान खान साहब का नाम तो लेते हैं, वो जनरल बाजवा साहब का नाम नहीं लेते। तो ये सारी चीजें हम बड़े क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई भी सूरत बनती है जिनमें फैज हमीद साहब के केस में इमरान खान साहब को इन्वॉल्व किया जाता है, तो हम इसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे और हम इसको जो है बड़े क्लोजली वॉच भी कर रहे हैं और हम अपनी स्ट्रेटेजी भी इसके लिए तैयार कैसे कर रहे रिस्पॉन्ड हैं। करेंगे? क्या आपकी हिकमत अमली होगी? क्या अदालतों में जाके जो एक आपका लीगल डिफेंस है उस तक ही महदूद रहेगा आपका जो है लाएमल, या इससे हटकर जो है वो सड़कों पे आना या उस तरफ आना, वो वाला काम भी होगा, या सिर्फ जो है इसे अदालतों में ही डिफेंड किया जाएगा? देखिए, अगर इसमें अगर इन्वॉल्व किया जाता है इमरान खान साहब को या तहरीक इंसाफ को, तो डेफिनेटली जो अदालती रास्ते हैं वो तो हम इख्तियार ही करेंगे। इसके साथ साथ हम एक मजम्मती एक अपना बयानिया भी जो है वो कौम के सामने रखेंगे कि जिस तरह अगर ये सेलेक्टिव एहतिसाब की बात हुई और इस ट्रैप को इमरान खान साहब की तरफ मोड़ा गया, तो हम इसके रिस्पॉन्ड करेंगे और बड़ा स्ट्रांग रिस्पॉन्ड होगा हमारा। नहीं, रिस्पॉन्ड से क्या मुराद है? मैं समझा नहीं हूँ, करेंगे क्या आप लोग? देखिए, इसमें हम अपनी लीगल टीम्स के साथ भी मशवरे कर रहे हैं इस वक्त, और हम इंशाल्लाह एक मजम्मती जो हमारा एक वे आउट है उस पे भी काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा? मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। जी 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 जी, अफनान साहब। देखिए देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब का रिकॉर्ड के ऊपर ये जो है स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं तो एजेंसियों को इस्तेमाल करता था, पार्लियामेंटेरियंस को जो है वो पूरा काबू करने के लिए, अपने इत्तेहादियों को, और
मैं इनसे कहता था कि जाओ जाके बंदे पूरे करो, ये इनका रिकॉर्ड पे मौजूद है। फिर उन्होंने, उनका ये बात रिकॉर्ड पे मौजूद है कि मैं इनको कह रहा था कि जी ये सर्दियां आ रही हैं, मुझे पता है इनकी साजिश है, ये हुकूमत मेरी गिराना चाहते हैं, तो जनरल फैज़ को ना तब्दील किया जाए, क्योंकि जनरल फैज़ जो है वो मेरे लिए बड़े जो है वो कलीदी किरदार अदा कर रहे सही थे। है। ये तमाम चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड पे का हिस्सा है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो ये अगर शफी जान साहब आप अगर मामले को घुमाना चाह रहे हैं कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं था, भाई आप उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी थे। उसने जो गलत काम किए उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी जो थे वो पीटीआई और इमरान खान थे। तो आप अपने आप को उनसे डी लिंक नहीं कर सकते, बल्कि आप लोगों को तो ओन करना चाहिए कि इतने अरसे आपका उनके साथ ताल्लुक रहा और आपने कैसे कैसे काम उनसे करवाए। ये तो आपके लीडर खुद बोल चुके हैं टीवी पे, उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? सही है जी। शफी जान साहब जरा इस पे अपना जवाब दे दें, फिर आगे बढ़ना हमने। देखिए, सेनेटर साहब ने जिस तरीके से हमें जोड़ा इस केस के साथ, वो आपके सामने है समर साहब। अगर फिर इस तरह जोड़ने की बात हुई तो फिर 8 फरवरी की बेनिफिशियरी कौन है? फिर बात यहाँ भी आएगी, फिर बात यहाँ तक नहीं रुकेगी। फिर हम ये भी डिमांड करेंगे जो राज हमारे सीने में है, जिस तरीके से हमें सबोताज किया गया है, जिस तरह हमारे मैंडेट पे 8 फरवरी को डाका डाला गया है, जो सहूलतकार इसमें इस्तेमाल हुए हैं, वो राज हमारे सीने में है। बात फिर यहाँ तक नहीं रुकेगी नहीं, सेनेटर आप कह साहब। रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अगर आरटीएस खुलेगा तो फिर 8 फरवरी भी फिर साथ खुलना चाहिए। बिल्कुल खुलना चाहिए जी। ये ये तो देखिए, नौ इस तरह तो नहीं है मई की कि बात हो रही सेलेक्टिव है, एहतिसाब होगा। ये 9 इस मई तरह की तो नहीं बात कर होगा कि रहे सिर्फ हैं। सेलेक्टिव, सिर्फ नहीं, मैं 9 मई की बात नहीं कर रहा, मैं समझ 8 साहब, पहले फरवरी की आप बात पहले कर रहा आप हूँ। पहले आप आरटीएस की बात कर रहे थे, अब उन्होंने 8 फरवरी की बात की तो फौरन आप मामला 9 मई पे ले गए। नहीं, मैं कह रहा हूँ 9 मई को भी आप लिख देखिए, के रखें, नून मैंने लीग ये कहा के ही नहीं आरटीएस को ना हटाएं। समर साहब, मैंने आरटीएस के ऊपर कभी भी ये नहीं कहा। समर, देखें, हमारी बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कि जो लोगों ने ये प्रोजेक्ट लगाया, इमरान सही है। खान जो इनको लेके आए, जो जो लोग इन्वॉल्व है, उनको जो है वो कटहरे में लाना चाहिए। सही हो गया। जी जी। समर साहब, जो नून लीग की सियासत है ना, ये आजकल दो चीजों पे चल रही है, एक 9 मई और एक 26 नवंबर। ये सुबह से शाम तक ये दो ही राग सुबह से ही गाते रहते हैं, फिर आखिर में कह देते हैं कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए। तो इनकी सियासत इस हद तक रह गई है, बाकी इनके पल्ले कुछ नहीं है। वैसे आपकी सियासत भी बड़ी महदूद होकर रह गई है शफी जान साहब। हालात तो अब ये हो गए हैं कि आपने तो मुल्क में इतनी बड़ी मुदामती कोई तहरीक चलानी थी, आपने जो है इस हुकूमत की तब्दीली के साथ साथ खान साहब को रिहा भी करवाना था। अब हालात ये हो गए कि आप खान साहब से मुलाकात तक नहीं कर पा रहे। और मुआशी राज पार्टी के ये हैं जनाब के अब अरकान पार्लियामेंट से ये कहा गया है कि 10% या 50,000 रुपये वो पार्टी के फंड में कंट्रीब्यूट किया जाए, चूँकि पार्टी के माली हालात बड़े ख़राब हैं। तो इन ख़राब माली हालात के साथ कैसे आप जो है कोई मुजामती तहरीक आप चलाएँगे? अब तो फैसला भी आ गया पेशावर हाई कोर्ट का कि आप वसाइल जो है सरकारी इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी किस्म के सियासी मुहिम जोई के लिए। तो कैसे करेंगे आप ये सब कुछ? ये तो हुकूमत तो बड़ी कंफर्टेबल है। जहां तक मुलाकात की बात है और जहां तक तहरीक की बात है समर साहब, तो मुलाकात तो हमारा बुनियादी हक है और इमरान खान साहब का भी बुनियादी हक है। ये हुकूमत गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से आई हुई है और गैर कानूनी और गैर आईनी काम ही कर रही है। मंगल के दिन हमारी मुलाकात का दिन है, जब ये गैर कानूनी तौर पे हमें रोकते हैं अदालती अहकामात के बावजूद, सही। और फिर हम वहां पे एक पुरअमन तरीके से धरना देते हैं। लेकिन मीडिया ये क्वेश्चन नहीं करता कि पहले गैर कानूनी और गैर आईनी काम तो गवर्नमेंट ने किया कि मुलाकात करने नहीं सही। छोड़ा। हाँ, वहां पे जब हम बैठ जाते हैं तो इस पे एतराज जरूर होता है, वो हमारा आईनी और कानूनी हक है। और जहां तक तहरीक की बात है, तहरीक की जिम्मेदारी अचकजई साहब के पास है, अलामा साहब के साथ है। इमरान खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया हुआ है। वो जो भी डिसाइड करेंगे, जो भी धरना, लेकिन शफी जान तहरीक, साहब कोई माली जलसा, मसाइल भी तो जुलूस चाहिए या होते हैं ना तहरीक मुज़ाकरात। चलाने के लिए। लोगों को आपने इस्लामाबाद मैं लाना उसी है, मैं यहाँ कोई उसी अलगार होने, तो मैं माली उसी मसाइल पे आ चाहिए रहा होते हैं, हूँ वो तो समर आपके पास साहब, है नहीं है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। जी जी। अगर वो जो भी तरीकाकार वो इख्तियार करेंगे, चाहे वो मुज़ाकरात हो, चाहे वो तहरीक हो, चाहे वो धरना हो, तो तहरीक इंसाफ उसको पूरा बैकअप करेगी। जहाँ तक माली हालात की बात है, जहाँ जिसने आपने जिक्र भी किया कि हर एमएनए एमपीए को कहा गया है कि आप एक खास परसेंटेज जो है वो पार्टी फंड में जमा करें। देखिए, इस वक्त जो हमारी अकाउंट्स थे वो हुकूमत ने सीज किए हुए हैं। उसमें हमारे करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं जो गवर्नमेंट ने सीज किए हुए हैं। हम नए अकाउंट्स खोलना चाहते हैं तो वो भी हमें खोल के नहीं दे रहे, ना इनको ये इजाजत दे रहे हैं। तो जब इस तरह के हालात बनेंगे कि हम अपने अकाउंट्स नहीं खोल सकते, हमारे पास कोई इस किस्म की जो फंडिंग है वो नहीं आ सकती जो पार्टी की चलाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसकी रनिंग एक्सपेंस के लिए, तो डेफिनेटली पार्लियामेंटेरियन उसमें अपना किरदार अदा करेंगे। हमारी सीटें इमरान खान की मजमूनी उनसे पैसे मिन्नत भी है, अकाउंट में ही उन्हीं मांगे की गए वजह हैं बाय से। द वे। और ज़्यादा पैसा आपने अमेरिका में आगे पीछे आपने लॉबिंग में ज़्यादा आपके ओवरसीज़ जो आपके पीटीआई के लोग हैं उन्होंने ज़्यादा खर्चा वहाँ कर दिया है, तो यहाँ के लिए पैसे लगता है अब कम पड़ गए हैं।
अफनान साहब, क्या होगा अब आगे, किस तरह से बढ़ेंगे आप? कोई अब होगा कोई मुफाहिमाना दौर भी चलेगा, या फिलहाल आपको उसकी ज़रूरत नहीं है? तहरीक इंसाफ को आपने काफ़ी दबा लिया हुआ है और अब आपको ऐसी कोई ज़रूरत या मजबूरी नहीं आपके लिए कि आप इनसे कोई मुफाहमत करें? देखिए, हम लोग सियासी लोग हैं, हम मुफाहमत के जो दरवाजे हैं उनको बंद नहीं करते, मगर हमें कोई इनसे भले की उम्मीद नहीं है। क्योंकि आप अगर नोट कर लें, जब से इनका सियासी ज़हूर हुआ है 2011 से, जब से थोड़े से पॉलिटिकल इन्होंने पावर पकड़ी है, तब से मुसलसल एक ही इनकी पॉलिसी रही है, और वो है इंतशार की सियासत। चाहे वो अपोजिशन हो तो इंतशार है, हुकूमत हो तो इंतशार है, चाहे ये कुछ भी कर रहे हो। मतलब आप देखें, ये जब वजीर आजम थे तो ये हाथ नहीं मिलाते थे किसी से, इमरान खान साहब। और ये मतलब कि इनकी मिन्नतें भी की गई कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग है उसमें आ जाएं, ये फिर भी नहीं सही है। आए। और जब ऑपोजिशन में मतलब कि जब ये थे तब आप इनके सामने देख लें इनके कंडक्ट क्या है। ठीक। तो ये बुनियादी तौर पे इंतशारी एजेंडा है जो ये अपना पूरा कर रहे हैं। और उसके इनसे इस बात की उम्मीद रखना कि ये मुल्क के मफाद को, या ठीक मतलब है। जिन्होंने IMF को खत लिख दिया कि जी अब मुल्क को डिफॉल्ट कर दें, उसके बाद क्या रह जाता है पीछे? ठीक है। शफी जान साहब, वैसे तो आपने जो अपनी सियासी कमेटी भी तब्दील की है, पार्टी के अंदर से भी लोग सवाल उठा रहे हैं, उस पर अली मोहम्मद खान साहब ने भी सवाल उठाया है, काफ़ी सारे हॉक्स को आपने निकाल भी दिया है बाहर, और कुछ आपने मुफाहमत पसंद लोग भी शामिल किए हैं इस सियासी कमेटी के अंदर। तो क्या तहरीक इंसाफ भी मुफाहमत की तरफ बढ़ना चाह रही है, या अभी भी आप कह रहे हैं कि मुजामत से ही मसाइल हल होने आपके? देखिए, बिल्कुल सेनेटर साहब ने इंतशारी तोला हमें करार दे दिया है। लेकिन इनकी इल्म के लिए ये है कि इंतशार हम तो नहीं करें, लेकिन अलबत्ता आप जिस तरीके से डाके डालते हैं, आपने हमारे मैंडेट पे डाका डाला हुआ है, चाहे वो IMF की रिपोर्ट हो, चाहे वो करप्शन हो, तो ये इनकी दास्तानें कुछ ऐसी है, इनकी तारीख ऐसी है। और जहाँ तक सही। हाथ मिलाने की बात है, तो चोरों से हाथ ना ही मिलाया जाए तो बेहतर है। जहाँ तक पॉलिटिकल कमेटी की बात है, बिल्कुल 23 रुकनी नई कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। पिछली जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी थी, उसको सलमान अकरम राजा साहब को, इमरान खान साहब की हिदायत थी कि उसको ख़त्म करके नई सही है। पॉलिटिकल कमेटी अनाउंस की जाए। तो वो लोग जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, उनके नाम निकाल दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब आपका और अफनान साहब आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तस्वीर प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कोरोना के बाद एक और वबा इस वक्त दुनिया में फैल रही है, और वो है इन्फ्लुएंजा। एक नई और ख़तरनाक शक्ल में सामने आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी इसके केसेस सामने आए हैं, ये कितना खतरनाक है और इससे कैसे निपटा जा सकता है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। दुनिया अभी कोरोना की तबाहकारियों को पूरी तरह भुला भी नहीं पाई थी कि आलमी सेहत को एक और संजीदा चैलेंज ने आ लिया है। इस वक्त दुनिया एक नए सुपर फ्लू के खतरे से दो चार है, जो यूरोप में तेजी से फैल रहा है। और इस वबा की सबसे बड़ी जद में इस वक्त बरतानिया है। वहां अस्पतालों पर दबाव खतरनाक हद तक बढ़ चुका है और सेहत का निज़ाम एक बार फिर हंगामी सूरत हाल से दो चार दिखाई दे रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक ये इजाफा इन्फ्लुएंजा A H3N2 और उसकी एक नई ज़ेली किस्म सब क्लैड के बायस हो रहा है। WHO ने तस्दीक की है कि हालिया महीनों में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फ्लू की सरगर्मी में नुमाया इजाफा हुआ है और कई ममालिक में मामूल के मौसम से कहीं पहले ही फ्लू के केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं। माहिरीन खबरदार करते हैं कि दुनिया भर के ममालिक में एक खतरनाक फ्लू सीजन आ रहा है, जिसकी एक वजह वायरस का एक नया वर्जन है, ये वेरिएंट, जिसे जापान और बरतानिया में फ्लू के केसेस में इजाफे से जोड़ा गया है। अब तमाम बरआज़मों में जाहिर हो चुका है। लोगों ने हालिया वर्षों में इस वेरिएंट का ज्यादा तजुर्बा नहीं किया, जिसका मतलब है कि इसके खिलाफ मुदाफियत कम हो गई है। यही वो सुपर फ्लू है जो यूरोप, बिलखुसूस बरतानिया में गैर मामूली रफ्तार से फैल रहा है और सेहत के निज़ाम को शदीद दबाव में ले आया है। आदाद शुमार सूरत हाल की संगीनी को वाजे करते हैं। इंग्लैंड में इस वक्त फ्लू के बायस अस्पतालों में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद साल के इस हिस्से में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जहां योमिया औसत 2660 मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ते के दौरान अस्पतालों में दाखिलों में 55% इजाफा हुआ है, जिसके बाद नेशनल हेल्थ सर्विस को कोविड के बाद बदतरीन दबाव का सामना है। गुज़िश्ता हफ्ते ये तादाद 1717 थी, जबकि गुज़िश्ता बरस इसी हफ्ते 1861 मरीज फ्लू के साथ अस्पतालों में दाखिल हुए थे। साल 2023 में यही तादाद महज 402 थी। बरतानवी वजीर सेहत ने इस सूरत हाल को कोविड वबा के बाद सेहत के निज़ाम पर सबसे बड़ा दबाव करार दिया है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि यह मसला किसी एक मुल्क या खित्ते तक महदूद नहीं रहा। फ्लू की सरगर्मी में यह इजाफा एक आलमी रुझान की शक्ल इख्तियार कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक सब क्लैड के कोई नया वायरस नहीं, मगर इसमें होने वाली जीनियाती तब्दीलियां इसे
ज्यादा मुतअद्दी बना रही है, जिसका बरह रास्त नतीजा अस्पतालों में बढ़ते हुए मरीजों की सूरत में सामने आ रहा है। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के प्रोफेसर डेरेक स्मिथ ने BBC को बताया कि यह तकरीबन यकीनी तौर पर दुनिया को अपनी लपेट में लेगा। बरतानिया के फ्रांसिस कर्क इंस्टीट्यूट के वर्ल्ड इन्फ्लुएंजा सेंटर की डायरेक्टर प्रोफेसर निकोला लुइस कहती है, ये मुझे वाकई फिक्रमंद करता है। मैं घबरा नहीं रही लेकिन फिक्रमंद हूं। हमने काफी अरसे से ऐसा वायरस नहीं देखा। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर क्रिस्टोफ फ्रेजर ने BBC को बताया कि कुछ ना कुछ होना बिल्कुल तहफ्फुज ना होने से बेहतर है, लेकिन रवा बरस मुमकिन तौर पर उन बरसों में से एक होगा जब तहफ्फुज निस्बतन कम होगा। तशवीशनाक पहलू यह है कि इस वायरस के आसार पाकिस्तान में भी सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान में लिए गए नमूनों में तकरीबन 20% में इन्फ्लुएंजा A H3N2 के इसी झेली ग्रुप सब क्लैड K की मौजूदगी पाई गई है। तहम पाकिस्तानी माहिरीन सेहत का कहना है कि सूरत हाल पर नजर रखना जरूरी है, मगर घबराहट की जरूरत नहीं। तिबी माहिरीन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान फ्लू के फैलाव के रूज पर है, मगर यहाँ कुछ ऐसे अवामिल मौजूद हैं जो यूरोप के मुकाबले में शिद्दत को निस्बतन कम रख सकते हैं। उनमें कम उम्र की आबादी, मुख्तलिफ मौसमी पैटर्न्स और समाजी साख्त शामिल हैं। इसके बावजूद खतरे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, खासतौर पर इसलिए कि मौजूदा स्ट्रेन इस वैक्सीन स्ट्रेन से मुख्तलिफ है, जिसे आलमी इदारा सेहत ने 2025-26 की फ्लू वैक्सीन के लिए मुंतखब किया है। इसके बावजूद माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक है कि फ्लू वैक्सीन शदीद बीमारी, पेचीदगियों और अस्पताल में दाखिले के इम्कानात को कम करने में अब भी मौसर है। मुल्क के बड़े शहरों में इसके असरात नुमायां होना शुरू हो गए हैं। लाहौर में सीनियर तिब्बी माहिरीन ने सुपर फ्लू के केसेस में तेज इजाफे की निशानदेही की है, खासतौर पर गुंजान नबाद इलाकों में। कसीरुल मंजिला अमारतों में रिहाइश, मसरूफ बाजारों में रोजाना की आमदोरफ्त और शादियों समेत दीगर तकरीबात में बड़े इज्तिमात वायरस के फैलाव को मजीद तेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ शदीद धुंध भी एक इजाफी खतरा बनती जा रही है, क्योंकि बंद माहौल और कम हवा की गर्दिश इन्फेक्शन के इम्कानात को बढ़ा देती है। माहिरीन सेहत इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सूरत हाल में सबसे मौसर हथियार वही एहतियाती तदाबीर हैं जो बरसों से आजमूदा हैं, मगर अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं। मास्क का इस्तेमाल, हाथों की बाकायदगी से सफाई, अलामात रखने वाले अफराद से फासला और बीमारी की सूरत में खुद को महदूद रखना ऐसे इक़दामात हैं जो न सिर्फ फर्द बल्कि पूरे मुआशरे को इस मुमकिन बहरान से बचा सकते हैं। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि गफलत की गुंजाइश पहले से कहीं कम है। आज के प्रोग्राम में इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।